अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। ख्वातीन और हज़रात, दोहा में मुस्लिम दुनिया इसराइली जारहियत के खिलाफ यकजुबान दिखाई दी है। दोहा में अरब इस्लामिक समिट जारी है और वहां पर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। और पूरी जो एक मुस्लिम उम्मा है और इस वक्त जो एक आलमी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम ममालिक को, जो कि इसराइल की जारहियत हम देख रहे हैं और कतर पर रिसेंटली जो है उन्होंने अटैक किया, और जो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ जो जुल्म की इंतहा हुई है, वो मनाजिर तो पूरी दुनिया ने देखे हैं, लेकिन पूरी दुनिया है कि खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अच्छा, अब जो ये दोहा में अरब इस्लामिक समिट जारी है, यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी सिफारतकारी और जो क़यादत है वो मरकज़े निगाह बनी रही। पाकिस्तान ने अपना जो स्टांस है वो पूरी आलमी बरादरी के सामने रखा, मुस्लिम उम्मा के सामने रखा। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो क्या ये समिट है, ये मुस्लिम उम्मा के लिए इत्तेहाद की नई बुनियाद रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, या बात सिर्फ बयानात तक ही रह पाएगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की भी समिट पे काफी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, जहाँ पे ये एक आलमी मंजरनामा हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पे दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है, वहां पे हमारी जो सियासत है, उसका जो सियासी दर्जा हरारत है, वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। केपीके के वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर साहब है, उनकी अहम स्टेटमेंट सामने आई, और जो पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसने बहुत सारे सवालात को पैदा किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस जानिब जा रही है, और अदालती जो कुछ अहम फैसले आज सामने आए, इन तमाम बातों पर हम आज तबसरा करेंगे, जायजा लेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है राशिद हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और हाजी गुलाम अली साहब, एक्स गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, साथ ही साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन किया है। तो हम पहले जो एक आलमी मंजरनामा इस वक्त तब्दील होने जा रहा है, मैं प्रोग्राम का आगाज फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे करना चाहूंगी, और तमाम तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अच्छा सर, एक तो जो आपने देखा होगा कि दोहा में इस वक्त समिट जारी है, मुस्लिम दुनिया यकजबान हुई है, ये इत्तेहाद आप समझते हैं कि अमली इकदामात इस हवाले से हो सकते हैं, या सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगा? यार मुझे पकड़ा था। जी अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं जी सवाल आपकी प्रोग्राम का आवाज आ आगाज रही है। कर चुकी है। जी 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 बोलिए। जी, मैं सवाल दोहरा दूं आपके लिए? जी दोहरा दीजिए प्लीज। मैं ये जानना चाह रही हूँ, हम जो आलमी मंजरनामा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और जो दोहा में इस वक्त समिट जारी है, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई है, और पाकिस्तान ने भी अपना स्टांस सामने रखा है, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की भी अहम मुलाकातें हुई है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो इत्तेहाद हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस हवाले से कोई अमली इक़दामात आपको मुस्तकबिल करीब में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेंगे? क्या राय है आपकी? ये मेरी जाती राय तो इस वाली में है कि आज जब से 1948 हुआ है, और अब 52 साल वो और 25 साल ये, 77 साल में 77 years द मुस्लिम उम्मा हैज डन नथिंग। इनफैक्ट एक बहुत छोटे से मुल्क ने, जिसको बरतानिया ने और अमेरिका ने साजिश करके इस सरजमीन पे बसा दिया, उसने मुसलमानों की उर्फ आम में ऐसी तैसी फेर के रख दी। और उसकी वजह वही है कि मुसलमानों के अंदर जो मीर सादिक और मीर जाफर हैं, हमने कभी भी उम्मत मुस्लिमा बन के नहीं सोचा। हमने जरे जोर जोर से सीना तो ठोका है, लेकिन अमली इक़दाम कभी नहीं लिए। वरना क्या मुमकिन था कि अगर इसराइल को, जो चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है, और खुद इसराइल के अंदर भी मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, एक दफा किया था 67 की वॉर में, ऐसे सजा के रखे हुए थे जहाज कि इसराइल कुछ करेगा ही नहीं, उसने कि हमले में पूरी इजिप्शियन एयरफोर्स को गायब कर दिया था। उसके बाद से इजिप्ट कुछ हमला और उसने कुछ किया, लेकिन फिर उसने अपना जाती मफाद जहां हुआ सिनाई वापस लिया और वहां जंग रोक दी। इसी तरीके से सीरिया ने उनको गोलान हाइट्स पे रोक के जंग कर ली। जॉर्डन ने तो फलस्तीनियों से जान छुटकारा हासिल करने के लिए वेस्ट बैंक देके कह दिया कि हमारा वेस्ट बैंक ले लो, और बीच में उन्हीं ने बफर क्रिएट करके इसराइल को भी मान लिया।
इसी तरीके से इराक का मसला है, सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज कर चुका है, स्टेट ऑफ इजराइल यूएई कर चुका है, प्रेशर वाज ऑन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने कायदे आजम के अक़वाल की लिहाज से हमेशा रेजिस्ट किया, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो ज़हनी तौर पे इस चीज को मानने को नहीं तैयार कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। इससे कि हम हमेशा फलस्तीन और कश्मीर को साथ जोड़ते आ रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इन दोनों पे मुसलमानों का हक है और इंटरनेशनल रेजोल्यूशन अवेलेबल है। ये नहीं हो सकता कि आप जाएं किसी मुल्क में काबिज हो जाए। आज का सबसे वहशी हुक्मरान, सबसे बड़ा टेररिस्ट नेतन्याहू, कितने लोग मार दिए उस, वो बात करता है कि हमास ने मारे थे। हमास ने कितने मारे थे? हमास के आपके बहुत थे, तो आपके मरने वालों की तादाद 100 भी नहीं थी, इफेक्टिव की तादाद कोई 1800 थी। आपने उस वाक़े के बाद आज की तारीख तक 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद कर चुके हैं गाजा के अंदर, जिसमें बच्चे भी, मुसलमानों के हरहम में, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हम क्या कर रहे हैं? हम कोई खड़े हैं इनके साथ? हमारे मुल्क में जितने बड़े बड़े मुजाहरे हैं, उससे ज्यादा बड़े मुजाहरे तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियंस ने कर दिए। खुद तल अवीव के अंदर बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन यहूदियों ने किए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। हम मिन्हजुल कौम, मिन्हजुल उम्मा शर्मिंदा है, और मैं समझता हूं कि हमारी ये हिपोक्रेसी जो है, दैट इज द मेन रीजन। अगर हिपोक्रेसी नहीं होती, आप देखें यमन की कैबिनेट के ऊपर अटैक करके पूरी कैबिनेट तो नहीं चली, आधी से ज्यादा कैबिनेट को वाइप आउट कर दिया। हमने कितनी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन की। ये दोहा में हुआ, कितनी स्ट्रॉन्ग की। ईरान के ऊपर हमला हो गया, कितनी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन की। कितने मुसलमान उम्मा के ममालिक ने कह के इसराइल को नो मोर, हम आ रहे हैं, अब सारी हमारी एयरफोर्सेज जो है वो तुम्हारी तरफ हमला करेंगी। हम नहीं करना है, ना तुर्की तैयार है, ना हम तैयार है, ना सऊदी अरेबिया तैयार है, ना ईजिप्ट तैयार है, ना जॉर्डन तैयार है। वो सिर्फ यही कॉन्फ्रेंसेस में यहाँ पे इसराइल की जो भी जारहियत है, और ये रिसेंट सबसे मोस्ट रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कतर के साथ, जो भी वाकया हुआ है, अब आप ये समझते हैं, मेरा बल्कि अगले मेहमानों को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी कि ये एक काइंड ऑफ नया ट्रेंड सेट कर दिया है, या एक्सेप्टेंस हो गई है कि इसराइल जब चाहे उठाकर, पर मेरा सवाल मुकम्मल होने गए कि दुनिया के किसी भी खिते में वो अटैक करता है, और उसके बाद उस मुल्क से जो है वो क्या कंसर्न सामने आता है कि वक्त दिया होता या पहले बताया होता, यानी कि वो अटैक कर सकता है, ये एक्सेप्टेंस आ गई है, लेकिन पहले बता देना चाहिए था। ये एक बड़ा स्ट्रेंज पॉइंट है मेरे ख्याल से। जी देखिए, पहली चीज तो ये है, The world has to redefine terrorism. इससे कि उसने कहा है कि जहां भी टेररिज्म हो रहा है वहां अटैक करना जस्टिफाइड है, और उसके लिए वो मिसालें देता रहता है बहुत सारी कि जी यहां हुआ था, ये हुआ था, अमेरिका ने किया था। बात ये है कि जब भी दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चली जाती है तो उसमें पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जब तक अमेरिका की कांग्रेस और सेनेट जो है वो सेनेट ही नहीं दिखाएगी, एंड दे डू नॉट ब्रिंग इनटू चेक मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, आई एम सॉरी, द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ सेफ प्लेस टू लिव इन। तो ये सूरत है। नफीसा, बाकी दीगर मेहमानों को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी, और उन्हीं का जो स्टांस है वो इसी टॉपिक के ऊपर लेना चाहूंगी। राशिद हाशमी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अमेरिका जो है वो इसराइल का हामी है, और इसराइल के साथ हमने देखा कि वो हर मौके पर, हर जंग में मौजूद है। जबकि अगर हम रूस की बात करें, चाइना की ब्लॉक करें, तो जो उनकी हिमायत है वो फलस्तीनी मौक़िफ़ के करीब है। तो नया आलमी ब्लॉक आप जो है वो बनते देख रहे हैं? देखिए जी, नया आलमी ब्लॉक तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बन चुका हुआ है। अब थोड़ा सा उसके जो हदूदों की, उसके जो आप उसे क्या कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिफाइन होने वाले बाकी हैं। अदरवाइज इट्स एन ओपन एंड शट थिंग कि नया आलमी ब्लॉक बन चुका हुआ है। अभी जो चाइना ने 2 हफ्ते पहले जो अपने वो तकरीबात की हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, उसमें जो जिन जिन ममालिक को उन्होंने बुलाया गया और पाकिस्तान को भी उसमें मदऊ किया गया,
اور پاکستان کو نہ صرف مدعو کیا گیا، وزیر اعظم صاحب کی بڑی اچھے جو ہے وہاں پہ طرح سے ان کا مطلب استقبال بھی کیا گیا، اور ان کو ایک نمایاں جو ایک پوزیشن ملی پوری کی پوری جو ہے وہ وہاں پہ جو وہ تقریبات تھی. تو اس میں بسات احترام تمام اپنے باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو پینلسٹ ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. یہ وزیر اعظم پاکستان کو عزت تھی، یہ ہماری جماعت کو یا آپ کی جماعت کو یا کسی دوسرے تیسرے کی جماعت کو عزت نہیں تھی. یہ بطور ایک عہدہ جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو عزت تھی. وہاں پہ کوئی بھی بندہ ہوتا وہ میرے لیے ایکولی ریسپیکٹفل ہوتا، جی میرے لیے اتنا ہی قابل فخر ہوتا کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم اگر وہاں پہ جا رہا ہے. اور اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ کل جو OIC کا اجلاس ہوا دوحہ میں، اس میں بھی جو وزیر اعظم پاکستان ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کو جس طرح وہ مرکز نگار رہے، اس کی چند ایک وجوہات ہیں. فردوس نقوی صاحب نے بھی وہ مینشن کیا کہ اسرائیل نے جس طرح کہا کہ لو جی وی ہیو ٹو ری ڈیفائن، آپ نے فردوس صاحب نے کہا کہ وی ہیو ٹو ری ڈیفائن دا ڈیفینیشن آف ٹیررزم. بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ یہ کوئی چدراہٹ نہیں ہے کہ آپ جب آپ کا دل چاہے اور آپ جائیں اور آپ جا کے نا وہ کسی بھی خود مختار ملک کے اندر جا کے انویٹ کریں، تو انہیں کہیں پاکستان کی طرف منہ کریں تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو وہ چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے دیکھیں انڈیا کے ساتھ مل کے 10 مئی کو طال آزمائی کرنے کی کوشش کی تھی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پھر انڈیا اور اسرائیل کا دانت کھٹے نہیں ہوئے، دانت توڑے گئے تھے. اور اللہ کے شکر سے شکر ہے کہ میں اپنی مسلح افواج، اپنی تمام سیاسی قیادت، ان کی میں بصیرت کو، ان کی بہادری کو، ان کی جرت کو افواج نے فرنٹ لائن پہ جو کیا، ہماری فضائیہ نے، ہماری بری افواج نے، اور اس کے علاوہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ سازی میں ایک جو ہے وہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ ٹائم کے اندر فیصلہ سازی کی. اس میں انہوں نے بالکل جلدی نہیں کی تاکہ دنیا میں یہ بھی تاثر نہ جاتا کہ ہم نے انڈیا کے اوپر چڑھائی کر دی ہے. ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، میرے لیڈر میاں محمد نواز صاحب ہیں، اور میں ڈار صاحب کا بھی یہاں پہ ذکر کرنا کیونکہ انہوں نے دیکھیں جس طرح سفارت کاری کی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آپ کو نظر آتی. تو میرے خیال میں کہ یہ ان کی خاص طور پہ بنیان المرصوص کے موقع پر جو ہماری سیاسی اور ہماری جو عسکری جو قیادت ہے انہوں نے جس طرح مل کے، اور میں دیگر جماعتوں کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں مل کے ہوتی ہیں، یہ چیزیں آپ سنگل آؤٹ نہیں کرتے آپ نے کیا اور باقیوں نے نہیں کیا. میں سب کو اس پہ مطلب ہے کہ بیک اپ کرتا ہوں، ان کے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دنس میں رہتے ہوئے ایک انتہائی پازیٹیو جو ہے وہ کردار ادا کیا. اور ہم لوگ جو ہمارے جو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم نے جو اس موقع پہ جس طرح ہم نے بطور ایک قوم جو کیا اس کے لیے تمام لوگ جو مبارکباد اور ان کے مستحق ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ پیغام میرے خیال سے دنیا کو مل چکا ہے. پاکستان کی آپ نے بات کی، جو پاکستان کی جو ہماری بالکل جو ہماری آرمی ہے یا جو ہماری دفاعی طاقت ہے اس کا اندازہ میرے خیال سے بھارت کو بھی بخوبی ہو چکا. اور اگر ہم اسپیسیفکلی ایران کی بھی بات کریں کہ اسرائیل نے رجیم چینج کے لیے جو کہ بات کی گئی کہ اس کے لیے کوشش کی، امریکہ کا ساتھ رہا لیکن رجیم چینج نہیں کر سکا. بس جو نیتن یاہو ہے ان کا ذکر کیا فردوس نقوی صاحب نے کہ کوئی آج کا پلان نہیں ہے. 2014 کی غالباً ان کا ایک انٹرویو میری نظر سے بھی گزرا تھا پر انہوں نے ایران کی بات کی، پاکستان کی بات کی کہ ان دو ملکوں کو تھریٹ ہے اور ہم بالکل ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. تو وہ تو برسوں سے تیاری کر رہے ہیں کہ پہلے ایران کو جو ہے وہ ان پر اٹیک کرے اور اس کے بعد جو اگلا نمبر ہے وہ پاکستان کا ہے، لیکن ایران کو بھی وہ اس طرح سے زیر نہیں کر سکے. اچھا مجھے یہ بتائے گا حاجی غلام علی صاحب، میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس خطے میں وہ بڑی پھر اہمیت کی حامل بن جاتی ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات، افغانستان کی سرحد ملتی ہے، ایران کے ساتھ ملتی ہے، بھارت ہمارا دشمن، ہمارا ہمسایہ ہے. تو جہاں پر پاکستان کو اہمیت ہے اس خطے میں وہاں پر چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. وہ کیا ہو سکتے ہیں یہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، میرے بھائیوں نے اچھا تجزیہ پیش کیا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ہمیشہ اگر آپ تاریخ پڑھیں، جب بھی کسی ملک کا گراف اونچا ہوگا تو اس کے ارد گرد جو دشمن قوتیں ہیں وہ ذرا پھر ابھریں گے اور اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اس شکر الحمدللہ جس طرح بھائی لوگوں نے فرمایا، پاکستان نے
जो हिंदुस्तान का चंद दिनों में असर किया, पूरी दुनिया पर पाकिस्तान का फौज का, सियासी क़यादत का, अवाम का एक असर बैठ गया। लेकिन जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमें इससे फायदा उठाना चाहिए कि इजराइल जो है ये जब भी इसकी मर्जी हो किसी भी मुल्क पे हमला करता है। इससे पहले इसने गजा में जो जुल्म, बर्बरियत और मासूम जानों को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि खून के टुकड़े, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बैन अवी दुनिया क्यों खामोश है? हमारा अपने जो मुस्लिम उम्मा है ये क्यों खामोश थे? और इसी तरह फिर उन्होंने ईरान पर हमला किया, और जब ईरान पर हमला किया और चंद दिनों में जब ईरान ने उनको पाकिस्तान की तरह सबक, जिस तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को सबक सिखाया, इस तरह सबक सिखाने की कोशिश की, तो मोहतरम हमारे सुपर पावर अमेरिका का सदर दरमियान में आया और जंगबंदी की। और फिर उसी जंगबंदी पे हमारी हुकूमत ने, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने उनको नोबल इनाम के लिए अमन के अवार्ड से नवाजा। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जंग की जरूरत नहीं है, मोहब्बत अमन की जरूरत है। और यही सुपर पावरों को मिलकर एक इस तरह कानून साजी करनी चाहिए कि एक दूसरे के मुल्कों में अमल दखल या हमले करने के बजाय प्यार और मोहब्बत नकेरे। अगर हम ये नहीं करते, यानी आज मुस्लिम उम्मा कतर में बैठी है, अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है, सबकी नजरें पाकिस्तान पे हैं, और पाकिस्तान पे नजरें इसलिए होनी चाहिए कि इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी कुव्वत है और एक ऐसा फौज रखती है जो पूरी दुनिया मानती है। लेकिन इस मानने से इस इस्लामी एटम बम रखने वाले इस्लामी वाहिद इस्लामी मुल्क, इसने फिर अपने छोटे इस्लामी मुल्कों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया? क्या किसी सुपर पावर पर इतने असरअंदाज हुए ये 56-57 मुल्क कि उनको जुल्म और बददरियत से रोके? एक माचिस की डब्बी जैसी इसराइल का जो वजूद है, हम पूरी मुस्लिम उम्मा उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर चाहिए कि जब हमने अमन अवार्ड से अमेरिका के प्रेसिडेंट को नवाजा और सबने तारीफ की, तो इस पर यह बात उसको कहनी चाहिए कि जहां इसराइल को शिकस्त हो तो आप तो फिर अमन के लिए आ जाते हैं, और जहां वो दुनिया को तबाह करे फिर उसका साथ दो। तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी, मुस्लिम उम्मा को एक होना पड़ेगा। और मैं आज भी कहता हूँ कि पूरी दुनिया को इस वक्त अमन की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया को अमन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए सर जोड़कर बैठना होगा, बात करनी होगी, मुज़ाकरात करनी होगी, तोपों का रुख जो है वो परे करना होगा। फिर दोस्त में नकी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अरब दुनिया का एक मुआशी ताकत भी है और जो फौजी कुव्वत है वो होने के बावजूद भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाता। करोड़ों की और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डील्स है वो अमेरिका के साथ तय पाई गई है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो भारत है और इसराइल है उनका जो बढ़ता हुआ ताउन है वो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेटिंग हो सकता है, या जो कुछ मई में हुआ भारत को उसका सबक मिल गया, आप समझते हैं? देखिए, जो कुछ पाकिस्तान ने साबित किया है वो ये कि भारत किसी से भी पहले भी वो इसराइल के साथ तो कोलैबोरेट कर रहा था और इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनियस रिसोर्सेज एंड थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम चाइना एंड टर्की, हमने अपनी जो बनाई है टेक्नोलॉजी उससे हमने उनको शिकस्त फाश दी, और ये बात जो है उससे वो सबक सीखे। हमारे लिए एहतियात की जरूरत ये कि हम बहुत जोर से सीना ना ठोके बल्कि अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं। देखिए, खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं है। हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अक़वाम आलम में और पाकिस्तान का शानदार दिफा हो सका, लेकिन अब उसके ऊपर हम फजूल में लोगों को की तजलील करें उससे कोई फायदा नहीं है। हमें बार बार अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और ये उसी की मदद है। इससे कि हमें तो जंग
ग़ज़वा बदर से यही सबक सिखाया गया कि खुदा की मदद मांगो और फिर वो बड़े से बड़े दुश्मन को ज़ेर करवा देता है। और ये मुल्क तो इस्लाम पे बना है। तो मुझे वो वाला तो नहीं इतना खदशा, इससे कि इस कौम की, इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी जहां बाकी सब ने ली है, तो मेरे ख्याल से मेरे रब ने भी ली हुई, और इसीलिए बड़े बड़े मुश्किल हालात से ये मुल्क निकल के आया है, और अभी भी यहाँ इस्लाम का नाम और इस्लाम का झंडा सर बुलंद है, और इंशाल्लाह रहेगा। कि ये वो चीज है कि हम मुत्तहिद हैं। ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान को मुश्किलात में रखने के लिए अव्वल तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस हिस्से पे भी अमन हो जाए। इससे कि अगर हिंदुस्तान के साथ हम किसी न किसी नतीजे और फैसले पे पहुंच जाएंगे तो हमारी माशी तरक्की में बहुत आसानी हो जाएगी। हमें अपने तमाम तर हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या चीन हो। अल्हम्दुलिल्लाह चीन के साथ अच्छा ताल्लुकात है, अफगानिस्तान से हमें बेहतर करने की जरूरत है, और खास तौर पे इस वक्त केपी के अंदर जो हो रहा है उसके लिहाज से बहुत जरूरी है कि हम जो है अफगानिस्तान के साथ डायलॉग करके, और ये जो तालिबान मसला है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, कि उनको हम जो है डील कर सके ऑन सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, पाकिस्तान ठीक है। फिरदौस समीर नकवी साहब, राशिद हाशमी और हाजिर गुलाम अली साहब, अब सर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। नकवी साहब एक छोटा सा वक्फा लेंगे, ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के जो हमारे अंदरूनी चैलेंजेस हैं, एक तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशत की लहर है उस पर बात करेंगे, और साथ साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तहरीक इंसाफ की जो सियासत है इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।